वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 8 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2 व्यापार से साम्राज्य तक के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी देख ली है। आप पहले इसकी थ्योरी देख ले ताकि आपको ये क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित जो जोड़े हैं उनको मिलाना है। चलिए हम यहाँ से ऑप्शन पहले भी छांटना सिखा देते हैं कि हम ऑप्शन को कैसे छांट सकते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे एक सिपाही लिखा हुआ है। पहले सारे क्वेश्चन को एक बार देख लें, फिर आपको जिनसे मिलता जुलता शब्द है आप उसे ढूंढें। तो सिपाही जो है यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिपाही, जैसे कि नाम मिलजुल रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो है और भी क्वेश्चन आप छांटें कि वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे, तो आप भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है ऑप्शन छाट सकते हैं। टीपू सुल्तान तो होंगे नहीं, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार होगा नहीं, सिपाही खत्म हो चुका। तो उसके बाद जो है वॉरेन हेस्टिंग्स क्या हो जाएंगे, तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। आप इसे अपनी कॉपी में नोट करते जाएं या बुक में भी आप क्या कर सकते हैं, इसे टिक आउट कर सकते हैं। आप चलिए फौजदारी अदालत देख लें। यहाँ आपको दिख रहा होगा फौजदारी अदालत, उसका आंसर हो जाएगा फौजदारी अदालत। यहाँ नाम मिलता जुलता है, आप आसानी से इसे मैच कर सकते हैं। सिपाही के लिए बता दिया गया कि यहाँ क्या हो जाएगा सिपाही। आपको अगर एक दो भी ऑप्शन याद है तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए रानी चेन्नम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो वो कित्तूर में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया था। मतलब डट कर अंग्रेजों से उन्होंने लड़ा था। जैसा कि हमने देखा था कि जब कित्तूर पर आक्रमण करने आ रहे थे अंग्रेज अधिकारी, तो रानी चेन्नम्मा ने उनका दृढ़तापूर्वक सामना किए। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। अब एक बच गया ऑप्शन शेर ए मैसूर। शेर ए मैसूर जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया था, तो टीपू सुल्तान के लिए। और एक और है दीवानी। दीवानी जो है अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व वसूल करने का अधिकार था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा और आप इसे अपने बुक में भी टिक आउट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बंगाल पर अंग्रेजों की जीत की जंग कैसे शुरू हुई थी। मतलब जिस समय अंग्रेज यहाँ घुसे थे इंडिया में, तो उस समय बंगाल पर अंग्रेजों ने कैसे, मतलब कौन सी जंग से इसकी शुरुआत की थी। तो बंगाल से आपको नाम याद होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा मतलब युद्ध हुआ था, तो पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। आप यहाँ पे पलासी भर लें। पलासी के साथ जो है यह जंग शुरू हो गई थी। उसके बाद अंग्रेजों का आगमन जो है बंगाल से हो चुका था। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो ये मैसूर के शासक थे। उसके बाद आगे बढ़ जाइए। डलहौजी का सिद्धांत जो था वो कौन सा सिद्धांत था, तो विलय की नीति। मतलब जिस समय अंग्रेज यहाँ आ चुके थे तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जिन प्रदेशों को वो जीत लेते थे उनमें विलय के सिद्धांत को लाए थे। मतलब मिला देना एक जगह से एक जगह सबको। तो उसे उसका सिद्धांत किसने दिया था, विलय के सिद्धांत को, तो डलहौजी ने दिया था। इसका पूरा नाम लॉर्ड डलहौजी था। अब चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के किस भाग में स्थित थी, तो दक्षिण भाग में यह स्थित थी। चलिए आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं सही गलत की तरफ। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हो गया था, नहीं यह गलत है। मतलब जिस समय मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में यहाँ आया था तो वो व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से आया था। उस समय इसकी स्थिति जो है वो मजबूत नहीं थी। इसकी स्थिति कब मजबूत हो गई थी, तो पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद जो है धीरे धीरे इनकी स्थिति मजबूत होने लगी थी। 18वीं सदी में इसकी स्थिति जो है वो मजबूत नहीं हुई थी। आप इसे नोट कर ले। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ख पे आते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सिर्फ इंग्लैंड ही एक ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत के साथ व्यापार कर रही थी, उसके अलावा कोई नहीं था। तो नहीं, यह भी आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत है। क्योंकि उस समय भारत में बहुत ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ यूरोप से आ चुकी थी। जैसे कि आपको याद होगा कि डच पुर्तगाली के बारे में हमने बताया था कि उस समय यहाँ पे डच और पुर्तगाल से लोग यहाँ पे आके व्यापार व्यवसाय किया करते थे। और इंग्लैंड भी थे, तो वो अकेला नहीं था, इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे लोग व्यापार व्यवसाय करने की दृष्टि से आए थे। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। महाराजा रंजीत कहाँ के राजा थे, तो पंजाब के राजा थे। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाके में कोई ऐसा किए बदलाव नहीं किए। नहीं, उन्होंने जितने, मतलब ये भी आंसर गलत है। अंग्रेजों ने जिस भी इलाके में अपना कब्जा किया वहाँ पे वे अपनी कोठी बना लेते थे और चारों तरफ जो है ऊंची ऊंची किलेबंदी कर लेते थे, ताकि उन्हें जो है किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। वे पूर्ण तरीके से क्या करते थे, इसे बदलाव कर लेते थे।
यहाँ आंसर गलत हो जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। और चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? अब चलिए पहले इन क्वेश्चन को अपने तरीके से समझते हैं कि मतलब यूरोप में जो व्यापारिक कंपनियां थी वो भारत की तरफ क्यों आकर्षित थी। क्योंकि भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। 16वीं शताब्दी की बात है, जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर स्थापित हो चुकी थी। और भारत में बहुत सारे ऐसे कच्चे माल थे जिनका प्रयोग भारतीय नहीं किया करते थे। मतलब या तो कहीं उन्हें करना नहीं आता था, या भारत पूरी तरीके से संपन्न था, इसीलिए वे इसका प्रयोग करता नहीं था। तो जो भी मतलब जितने भी व्यक्ति लोग थे वो यात्री बनकर यहाँ आते थे, घूमते थे। और हमने क्या देखा कि बहुत सारे मतलब जो राजा होते थे उनके दरबार में काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर से आया करते, जैसे कि आपने इब्न बतूता का नाम सुना होगा, वो एक मोरक्को का यात्री था। और इसके अलावा फर्रुखियर, बर्नियर, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आते थे राजा के शासन काल में, और भारतीय इतिहास के जितने भी साक्ष्य उनको लिख कर जाते थे, वहाँ की पुस्तकें उन लोगों ने पढ़ी तो वे भारत की ओर जो है आकर्षित हो गए। क्योंकि व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भारत एक संपन्न देश था उस वक्त। यहाँ पे कच्चे माल की सुविधा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक थी, इसलिए वे यहाँ आकर बस गए और यहाँ से व्यापार व्यवसाय करने लगे। अब चलिए आगे समझते हैं कि यूरोप की कंपनियां भारत में क्यों आई होंगी। यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखी। जैसा कि बताया गया आपको कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कच्चे माल थे, जिसके कारण यूरोपीय लोग जो है काफ़ी ज़्यादा भारत में आकर्षित होते थे। यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तु की भारी मांग थी, जैसे कपास, रेशम, इलायची और दालचीनी, मिर्च और लौंग। जैसे आपको पता होना चाहिए कि भारत में एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसमें गरम मसाला का निर्यात काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। भारत अकेला ऐसा देश है जिसमें जहाँ पे पूरे जगह यूरोप में गरम मसाले की काफ़ी ज़्यादा मांग होती है, इसलिए वो उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। और यहाँ से गरम मसाला के अलावा कपास, रेशम, काली मिर्च, इलायची और दालचीनी भी लाए और ले जाए जाते थे। इसलिए उस समय जितने भी यूरोपीय व्यापारी थे वे भारत की ओर आकर्षित हुए और यहाँ पर वे अपना सामान बेचने के लिए आते थे और यहाँ से सामान लेकर बाहर लेकर जाते थे, उसे दुगने दामों पर बेचते थे। वे भारत में कम कीमत पर सामान खरीद लेते और यूरोप जाकर उसे ऊंची कीमत पर बेचते, इससे उन्हें फायदा होता। और इन्हीं व्यापारिक संभावनाओं के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित होने लगी। आप इन तमाम कारणों को देखें और समझ चुके होंगे कि किस कारण जो है यूरोपीय लोग भारत में आकर्षित हो रहे थे। अब चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? चलिए अब नहीं समझते हैं बंगाल के नवाबों और कंपनी के बीच क्या क्या विवाद थे। तो नवाब ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। हमने पढ़ा था बंगाल के बारे में जिस समय हम चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे नवाब नहीं चाहते थे कि कंपनी यहाँ पर आकर जो है अपना स्थापित कर सके कोई कोठी वगैरह और किला वगैरह, जिससे कि भारत में उसका वर्चस्व बढ़ जाए और भारतीय लोगों का वर्चस्व जो है वो कम हो जाए। इसलिए नवाब जो है वो कंपनी को छूट देने से मना कर रही थी और बार बार उसे यह प्रयत्न कर रही थी कि वे यहाँ से चले जाएं। दूसरा पॉइंट क्या है कि नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने से और बहुत अधिक धनराशि की मांग की थी। मतलब जो नवाब थे कंपनी को व्यापारिक अधिकार अगर उन्हें चाहिए तो बदले में उन्हें एक टैक्स भरना पड़ेगा जो भारतीय राजाओं को उन्हें देना पड़ेगा, तब जाकर वे वहाँ पे व्यापार व्यवसाय कर सकते थे, अन्यथा नहीं। इसी कारण जो है इंग्लैंड के व्यापारी जो थे वो भारतीय राजाओं से संतुष्ट नहीं थे और इसी कारण जो है उन्होंने षड्यंत्रकारी नीति अपनाई। और आपने पढ़ा भी था कि किस तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना आक्रमण करके भारत को अपने कब्जे में ले लिया। नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से भी मना कर दिया। कंपनी जब यहाँ भारत आई थी वो पूरी तरीके से चाहते थे कि हम भारत को अपने नियंत्रण में रह ले, सिक्के ढालने का कार्य जो है वो हमें मिल जाए। तो जब बंगाल के नवाब बने तो उन्होंने पूरी तरीके से अधिकार जो है वो छीन लिया भारतीयों से। मतलब नवाब ने क्या किया तो भारतीयों पर जो भी अधिकार थे कंपनियों के उन्होंने उनसे छीन लिया और सिक्के ढालने के अधिकार को भी मना कर दिया। नवाब ने कंपनी पर टैक्स अदा नहीं करने के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने का आरोप भी लगाया कि किस तरीके से जो कंपनी है वो राजाओं को धमकाती है और जो है अपने केवल फायदे के लिए जो है अपमानजनक पत्र भी लिखती है। इसका आरोप लगाया और कंपनी को यहाँ से बाहर जाने का मतलब अपने देश वापस लौट जाने का प्रयत्न भी किया। कंपनी ने भी नवाबों पर निम्नलिखित आरोप लगाया। नवाबों के स्थानीय अधिकारी के कंपनी को नष्ट कर रहे थे, कंपनी को अधिक टैक्स देना पड़ रहा था और कंपनी को किलाबंदी के विस्तार के निर्माण की अनुमति नहीं दी गई थी। इस व्यवस्था से क्रुद्ध होकर कंपनी ने षड्यंत्रकारी नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी नवाबों के खिलाफ जो है मुख्य बिंदुओं पर जोर डालना शुरू कर दिया कि नवाब नहीं चाहती है कि भारत का किसी भी तरीके से विकास हो सके। उसने इस तरीके की षड्यंत्रकारी नीति अपनाई। वो नहीं चाहती है कि कोई कंपनी यहाँ पर आकर व्यापार व्यवसाय करे और किलेबंदी कर सके। नवाब भी नहीं चाहते थे कि कंपनी यहाँ पर अपने किलों का विस्तार करे, लेकिन कंपनी भी चाहती थी कि हम अपने किलों का विस्तार पूरी तरीके से कर सके और वो समझ रहे थे कि उनके मार्ग में बाधक जो है वो नवाब ही हैं। इसलिए उन्होंने षड्यंत्रकारी नीति अपनाकर इन नवाबों को हटाकर धीरे धीरे आपने देखा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण करके भारत को अपने षड्यंत्र में ले लिया था। अब आगे पढ़ते हैं।
दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरीके का फायदा हुआ? दीवानी मिलने से कंपनी को क्या फायदा था कि मतलब जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी तो वो कुछ ही शहरों पर अपना अधिकार, मतलब कुछ ही शहरों से व्यापार व्यवसाय करते थे, जैसे कि सूरत आपने सुना होगा जो कि बम्बई के निकट है, उसके बाद आपको कलकत्ता, कर्नाटक, इन सारे जगहों पर ही व्यापार व्यवसाय करते, लेकिन धीरे धीरे उनका वर्चस्व बढ़ने लगा चूंकि यहाँ से भारत से अंग्रेजों को काफी ज्यादा फायदा होता था और कंपनी को भी। इसलिए कंपनी चाहती थी कि भारत के जितने भी मतलब बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन चीजों पर वे आसानी से अधिकार कर ले और यहाँ से उन्हें किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़े। टैक्स यानी कि दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। कंपनी भारत से ज्यादातर वस्तुएं ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदती थी, लेकिन अब उसे ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की आवश्यकता नहीं थी। अब भारत से होने वाला लाभ से अपने खर्चे चला सकते, जैसे कि सूती रेशमी कपड़ा खरीदना, अपनी सैनिक खर्चे की पूर्ति करना और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण का खर्चा उठाना। अब जो भी सामान यहाँ से ले जाया जाता था उसके बदले में उन्हें सोना चांदी देना होता था, लेकिन भारत में इन चीज़ों की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक थी, इसलिए अंग्रेजों को अब सोना चांदी लाने की आवश्यकता नहीं होती थी, उन्हें यह भारत से ही मिल जाता था। तो अंग्रेजों को और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे काफ़ी फायदा ही दिख रहा था, इसलिए वे भारत से कभी नहीं जाना चाहते थे और भारत को नियंत्रण मुक्त भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ों से उन्हें फायदा होता था, जैसे कि सूती रेशमी कपड़ा और सेना के खर्चे की पूर्ति। जैसे कि अगर कोई भी अंग्रेजी व्यापारी या ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी व्यक्ति भारत आता था तो उसके आवभगत में बहुत सारे खर्च जो हैं वो भारत के ही द्वारा किए जाते थे और कंपनी यह चाहते थे कि जो इंग्लैंड का सामान यहाँ आता है उस पर टैक्स लिया जा सके, लेकिन भारत से जो इंग्लैंड सामान भेजा जाए उस पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं उन्हें देना पड़े। इसलिए वे दीवानी मिलने से कंपनी को क्या था, काफ़ी ज़्यादा फायदा ही था। अब आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? क्योंकि टीपू सुल्तान जो है वो कंपनी का विरोध कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से कंपनी को उनका अधिकार दे दिया जाए। आप चलिए इसको समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। मालवा तट पर होने वाला व्यापार जो है मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ कंपनी से काली मिर्च और इलायची जाती थी। मतलब मालवा तट के निकल जो मैसूर का इलाका था उस पर टीपू सुल्तान का अधिकार था। टीपू सुल्तान किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ का अधिकार दे दिया जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया था, तो जहाँ से काली मिर्च और इलायची जाती थी यानी कि मालवा तट से जो कि मैसूर में है, वहाँ पे पूरी तरीके से बंधित कर दिया कि यहाँ पे जो है कंपनी का व्यापार व्यवसाय नहीं हो सकता था। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों से बंदरगाह पर होने वाले निर्यात पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया और उन्होंने भारतीयों से कहा कि वे व्यापार व्यवसाय अपने अनुसार करें, अपने लोगों को बेचे और अगर बाहर भी जाना चाहते तो वो खुद भी व्यापार कर सकते। इसी तरीके से टीपू सुल्तान ने कंपनी को स्थानीय सौदागरों को व्यापार व्यवसाय करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, पूर्ण तरीके से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए, क्योंकि उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। टीपू सुल्तान शुरू से ही फ्रांसीसी लोगों के संपर्क में काफ़ी ज़्यादा थे और वे उनकी तारीफ भी किया करते कि जैसे उनको स्वतंत्रता मिली थी, तो इसलिए वे टीपू सुल्तान चाहते थे कि वो अंग्रेजी अधिकारी से व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं करके फ्रांसीसी लोगों से संबंध स्थापित कर सके, ताकि उनकी सेना को आधुनिकीकरण बल मिल सके। हमने देखा कि किस तरीके से मैसूर में कंपनी पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था कि व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकते थे। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सब्सिडरी एलायंस सहायक संधि की व्यवस्था करे। सहायक संधि जो अंग्रेजों की एक रीति थी, अंग्रेज चाहते थे कि इस सहायक संधि के द्वारा जो है वो पूर्ण तरीके से भारत पर अपना अधिकार बसा ले। अब चलिए इसे समझते हैं। सहायक संधि का अर्थ गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में इसे लाया था। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है सहायक संधि का विस्तार भारत में किया गया था, संधि को अपनाया गया था। इसे सहायक संधि इसलिए कहा, जो भी भारतीय शासक इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, कंपनी उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग करने का वादा करती थी। ऐसा समझ लीजिए कि जो भी जिस इलाके में राजा का शासन है तो वो कंपनी का अगर अधिकार मान लेते तो राजा बस वास्तविक रूप से होता था और कार्य का संचालन जो है वो कंपनी किया करती थी। और सहायक संधि को लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, लॉर्ड वेलेस्ली। इन्होंने ही सहायक संधि को लाया था, जो भारतीय और अंग्रेजी सरकार जो है उनके बीच एक पत्र होता था, अनुबंधन पत्र, जिसके तहत जो है राजा केवल नाम का होता था और शासन जो है वो अंग्रेजी सरकार ही करती थी। सहायक संधि की क्या क्या शर्तें थी कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाजत नहीं है, मतलब ऐसा अधिकार उन्हें मिल गया था कि वे अपनी सेना नहीं रख सकते थे। केवल अंग्रेजी, अगर सेना को भर्ती भी करना है तो वो अंग्रेजी नियंत्रण में ही करे। जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा वे इसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेंगे। अगर मतलब चाहते हैं कि भारतीय समाज की सुरक्षा करना है तो बदले में कंपनी को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। देने की स्थिति में कंपनी दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र जो है शासक से छीन लेगी। अगर नहीं दे सकते हैं भारतीय नवाबों से तो बदले में कंपनी क्या करेगी, उनके जमीन को हड़प लेगी। शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंस रखना होता था जो शासक की गतिविधियों पर नजर रख सके। मतलब राजा किसी भी तरीके से जो है
अपने अनुसार कार्य नहीं कर सकता, वो कंपनी के अनुसार कार्य करेगा। अगर किसी भी तरीके का हस्तक्षेप करता है नवाब तो उसे वहां से हटा दिया जाएगा। मतलब अंग्रेज सहायक संधि को इसलिए लाना चाहते थे क्योंकि वो भारतीय लोगों से इस पर हस्ताक्षर करवाकर भारतीय नवाबों से उन पर अपना अधिकार कर सके और राजा जो है वो वास्तविक रूप से हो, ताकि जनता प्रसन्न रहे कि हमारा ही राजा है, लेकिन कार्य जो है वो कंपनी के द्वारा होता था। आपने देखा था कि सहायक संधि के द्वारा जो है भारत पर अंग्रेजों का शासन काफी ज्यादा मजबूत हो गया था। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से कैसे अलग था? मतलब पूरी तरीके से विपरीत था। कंपनी केवल अपने फायदे के बारे में सोचती थी। भारतीय राजाओं ने अपने राज्यों का प्रशासनिक तथा राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, परंतु ये इकाइयां ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाई की तरह प्रभावी नहीं थी। कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई जिसका शासन गवर्नर के पास होता था। कंपनी द्वारा पुलिस तथा राजस्व में काफी सुधार किया गया, जबकि भारतीय शासकों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार के प्रयास नहीं किए गए थे। चलिए पहले इन दोनों मुख्य बिंदुओं को समझें, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। भारतीय राजाओं से जो है नवाब, मतलब ये जो इंग्लैंड के अधिकारी थे, इनका अधिकार करने का तरीका बिल्कुल भी अलग होता था। पहले भारतीय राजा के द्वारा संचालन किया जाता था कार्य का, लेकिन कंपनी ने यह जरूरत महसूस की कि अब हमें नवाबों की जरूरत नहीं है, हम स्वयं गवर्नर बनकर यहाँ शासन करेंगे और गवर्नर के सारे खर्चों का वहन जो है वो भारतीय कोष से ही होता था। उसके बाद जो ये तो हो गई आपको अंग्रेज अधिकारियों की बुराई। दूसरी बात क्या है कि जितनी बुराइयां अंग्रेज अधिकारियों की थी, कुछ कुछ उन्होंने हमें योगदान भी दिया, जैसे कि भारतीय पुलिस व्यवस्था पर और सुरक्षा व्यवस्था पर कोई भी ध्यान राजा के समय नहीं दिया करते थे, लेकिन बाद में अंग्रेजी सरकार ने पूर्ण तरीके से पुलिस व्यवस्था पर अधिक जोर दिया, मतलब यहाँ पे सुधारने का भी प्रयास किया। अब चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राजाओं के शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी और एक ही तरह की अदालत दीवानी तथा फौजदारी तरह के मुकदमों की सुनवाई कर, जबकि अंग्रेजों ने आधुनिक एवं विकसित न्यायिक व्यवस्था स्थापित की और प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी व फौजदारी अदालतें भी स्थापित की गई। भारतीय राजा के समय जिस समय सुनवाई किसी मामले पे की जाती थी, किसी भी समस्या पर, तो उस समय एक ही अदालत होती थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसमें सुधार कर दिया और भारत को जिन भी प्रांतों में बांटा गया था और जिस भी राज्यों में, उन जगहों पर अलग अलग दीवानी और फौजदारी अदालत की व्यवस्था की, ताकि जो है उन मतलब समस्या का निपटारा उसी जगह हो सके। तो इन सारे चीजों के बारे में हम देखते हैं कि कहीं कहीं अंग्रेजों ने हमें कुछ कुछ जो है हमारी व्यवस्था को सुधारा भी, लेकिन इससे अधिक उसने क्या किया, हमें लूटा है। तो ये बहुत कम है जहां तक उन्होंने हम पे 100 वर्षों से भी अधिक वर्ष तक जो है वो शासन किया है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं 10वें क्वेश्चन को कि कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। कंपनी की सेना में आए क्या क्या संरचनात्मक बदलाव थे? तो कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों को भर्ती किया था, जो कि सब कुछ से लैस होते थे, जिनके पास तलवार, बंदूकें वगैरह होती थी और घोड़े भी होते थे। और कंपनी ने सैनिक को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीकी से प्रशिक्षण किया। मतलब जहाँ पे भारतीय सैनिक व्यवस्था थी वो काफी दुर्बल थी अंग्रेजी सेनापति के सामने, तो उन्होंने यूरोपीय व्यवस्था से प्रशिक्षण लेके नई तकनीकी जो है आरंभ की थी और यहाँ पे सैनिकों को प्रशिक्षण दिया था। जो सैनिक बनने लायक है उन्हें भर्ती किया जाता था। कंपनी के लिए अपने सैनिकों को आधुनिक हथियार जैसे कि मस्केट तथा मैचलॉक आदि से लैस किया जाता था। हमने अपने बुक में जब यह अध्ययन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो भी सैनिक अधिकारी होते थे उनको आधुनिक हथियार भी दिए गए थे और मस्केट वगैरह, टोपी वगैरह भी उन्हें दिए गए थे और मैचलॉक आदि से भी उन्हें लैस किया गया था। ये जूते वगैरह भी पहने होते थे, इनके पास तलवारें होती थी, जो कि मतलब पूरी तरीके से यह क्या होते थे, यूरोपीय तकनीकी से मतलब सुसज्जित होते थे और इन्हें जो है भारतीय सभ्यता वाले सैनिक सभ्यता से अलग करके इन्हें यूरोपीय सभ्यता वाले सैनिकों का प्रशिक्षण दिया गया था। कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिक की संख्या बढ़ा दी थी और सेना के महत्वपूर्ण स्थान जैसे कि तोपखाना, टैंक पर इत्यादि यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त किया था। कंपनी ने क्या किया था, तो यूरोप से बहुत सारे मतलब जो हथियार थे उनको मंगवाया गया था, तोप वगैरह को भी, और वहाँ पे सैनिक सुरक्षा जो है वो कंपनी के द्वारा सैनिक शासक के द्वारा ही की जाती थी। उसमें भारतीय सेना का हस्तक्षेप नहीं होता था। सेना में यह भावना है कि उसका कोई जाति धर्म नहीं है, वह केवल सैनिक दृष्टि से ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी रखना उनका कर्तव्य है। मतलब सेना में वो लोग भर्ती हो सकते थे, यहाँ पे किसी भी जाति प्रथा को अवलंबन नहीं किया गया था, बस सैनिक वैसे होने चाहिए कि वो अंग्रेजी सरकार के प्रति जो है वफादार हो सके। तो हमने देखा कि कंपनी ने सेना में पूरी तरीके से बदलाव कर दिया था। यूरोपीय तकनीकी को अपनाकर उन्होंने बिल्कुल मतलब अपने अनुसार जो है वो सेना को तैयार किया था और सेना को प्रशिक्षण भी दिया जाता था, ताकि अगर भविष्य में कोई समस्या आती है तो ये लड़ने के लिए तैयार है, जिसका हम लोग मतलब देख भी सकते हैं कि बक्सर के युद्ध में और प्लासी के युद्ध में ये पहले से सुसज्जित है, जहाँ पर इन्हें विजय भी मिली। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता से छोटे से गांव
से बड़े शहर में तब्लीग हो गए। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगा। चलिए इसे हम समझते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि जिस समय अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो कलकत्ता मात्र एक गांव की ही तरह था। औपनिवेशिक काल में कलकत्ते का प्रशासनिक केंद्र बन गया। यूरोपीय लोग उच्च स्तरीय सुविधाओं में पूर्ण क्षेत्र पड़े थे। मतलब जो भी यहाँ से गवर्नर आते थे इंग्लैंड से भारत, उनका एक अपना अलग कोठी होता था। जैसे कि आप जाने कि लॉर्ड कर्जन जो है, विक्टोरिया मेमोरियल का आपने नाम सुना होगा, ये उनका आवास हुआ करता था। वहाँ पे सारी सुविधाएं होती थी। ये पूरी तरीके से नवाबों की तरह जीवन जिया करते थे। मतलब कलकत्ता को इस तरीके से इन्होंने गाँव से अलग जो है एक शहरी केंद्र बना दिया था। और जबकि भारतीय लोग अनियोजित, संघन तथा सुविधाहीन क्षेत्रों में रहने को मजबूर थे। कलकत्ता का विकास भारत के प्रमुख सांस्कृतिक रंगमंच केंद्र के रूप में हुआ। यहाँ पे नाटक समूह, रंगमंचीय, भारतीय शास्त्रीय संगीत, धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों में लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। मतलब कलकत्ता को भारत के विकास की दृष्टि से देखा गया। यहाँ पे रंगमंच का केंद्र बनाया गया जहाँ पे नाटक वगैरह किया जाता था, संगीत कला का आयोजन किया जाता था, शास्त्रीय संगीत, धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव आदि। अंग्रेजों ने इसे गाँव से जो है बिल्कुल अलग एक केंद्र बना दिया था, जहाँ पे कलकत्ता जो है इंग्लैंड का एक, मतलब इंग्लैंड से जो लोग आते थे उनका यह एक मुख्य केंद्र होता था। औपनिवेशिक शासन के दौरान कलकत्ता कई शानदार इमारतों का साक्षी है। यहाँ पे बहुत सारे इमारत बनाए गए, जैसे कि आपने विक्टोरिया मेमोरियल का भी नाम सुना होगा। आप भी स्वयं पता लगा कि कलकत्ता में इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी मतलब गुम्बद है और कौन कौन से ऐसी इमारत है जिनको अंग्रेजों ने बनवाया था। इसमें से मिस्त्री, रोमन, प्राच्य, भारतीय, मुस्लिम कलाकृतियों का उपयोग किया गया। वहाँ पे आपको भारतीय संग्रहालय भी देखने को मिलेगा जिसका नाम विक्टोरिया मेमोरियल है। ये सब इसके कुछ उदाहरण है। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक के बारे में तस्वीरें, कहानियां, कविताएं और जानकारी इकट्ठा करें। और झांसी की रानी महादजी सिंधिया, हैदर अली, महाराजा रणजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी या आपके इलाके में कोई पुराना शासक। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म जो है वो रणजीत सिंह महाराजा सिंह का जन्म पंजाब के राज परिवार में हुआ था और उन्हें 1801 में पंजाब का महाराजा अधिराज घोषित किया गया। वे एक महान शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा को अभिव्यक्ति एवं उपासना की स्वतंत्रता दे रखी थी। उन्होंने सभी धर्मों का सदैव सम्मान किया था। इसमें महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बताया कि उनका जन्म जो है वो पंजाब में हुआ था और वो जो थे वो राजा कुल से ही संबंधित था। 1801 में उन्होंने पंजाब का महाराजा भी बनाया गया था और वह एक महान शासक थे। जब तक वे शासन काल में रहे तब तक उन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया था और उनकी व्यक्ति और उपासना जो है वो स्वतंत्रता उन्होंने सभी लोगों को दे रखी थी। उन्होंने सर्वधर्म को ही माना था और अपने साम्राज्य में जितने भी लोग रहते थे उनके यहाँ उनको चाहे कोई भी धर्म हो वो आसानी से ग्रहण कर सकते थे। आप इसके अलावा जो है यहाँ पे और भी कुछ नाम दिए गए, उन्हें खोजें, उनके बारे में जानें। ये सब हमारे ऐतिहासिक कहानियों में से एक कहानियाँ हैं। आप झांसी की रानी के बारे में जानें, महाराजी सिंधिया के बारे में, महादजी सिंधिया, हैदर अली के बारे में जानें, महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड डलहौजी, आप इनके बारे में जानें। आपको अपने ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में पता चलेगा और उससे छोटी सी स्टोरी भी आपको जानने को मिलेगी। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा रोचक होती है, आप भी खोजें। तो चलिए अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक